अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। साल में एक दिन आता है जबकि अवाम की नज़रें पार्लियामेंट की तरफ लगी होती हैं, जहाँ पे आइंदा माली साल के लिए बजट पेश किया जा रहा होता है और हर शख्स आम आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि इस बजट में उसके लिए क्या है। क्या महंगाई में कमी होगी, क्या मज़ीद नौकरियाँ मिलेंगी, मुलाजमतों में इजाफ़ा होगा और क्या पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अफवाज हैं या सिविल मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा और सेहत के शोबे, तालीम के शोबे और दूसरे जो सोशल सेक्टर्स हैं और तरक्याती बजट के लिए कितनी रकम रखी जाएगी। तो सब लोगों का कोई ना कोई दिलचस्पी का एक एलिमेंट होता है इस बजट में। तो आज के भी जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट पेश किया, जो कि एक सियासी हुकूमत का 5वां बजट था और इसहाक़ डार साहब का भी ये दावा है कि पहली मुंतखब हुकूमत है जो कि एक 5वां, बल्कि वो पहले वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म है जो 5वां बजट पेश कर रहे हैं। तो आखिर इस मुनफरिद एज़ाज़ के साथ अवाम के लिए इस बजट में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐलानात भी हुए हैं। ऐलानात हर साल होते हैं, हर बजट की तकरीर में होते हैं। उन ऐलानात की हैसियत क्या है, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख, रुकन कौमी असम्बली हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ सबूर गयूर साहब जो माहिर मुआशियात हैं और उनके साथ सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी शर्जील मीर साहब। हमारी कोशिश है कि हमें टेलीफोन लाइन पे इफ्तिखार अहमद चौधरी भी ज्वाइन करें, जो कि ज़िले सदर हैं विहाड़ी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और उन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मगर चंद हाईलाइट्स आपको हम बता दें और इसी दौरान इफ्तिखार अहमद चौधरी हमें टेलीफोन पर भी ज्वाइन कर सकेंगे। सबसे पहले तो इन एहतजाज करने वाले किसानों का जिक्र करना ही बनता है, जिन्होंने आज ही के दिन पार्लियामेंट हाउस के करीब डी चौक पे एक एहतजाजी मुजाहरा किया और उस मुजाहरे के नतीजे में 150 से ज़ायद किसानों की गिरफ्तारियाँ भी हुई, चंद पुलिस ऑफिशियल ज़ख्मी भी हुए और चंद एहतजाज करने वाले किसान भी, उनके नुमाइंदे भी ज़ख्मी हुए। आखिर ये मामला क्या था कि क्यों ये किसान जो हैं आज के दिन एहतजाज कर रहे थे? इनका एक तो ये भी मुतालबा था कि जो किसान पैकेज जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान किया गया है, उस किसान पैकेज पर पूरे मुल्क में उस तरह अमल दरामद नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया था। गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं किसानों से करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है किसानों के नुमाइंदा इफ्तिखार अहमद चौधरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है विहाड़ी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब कुछ बताना चाहेंगे? कि मैं पहले मुख्तसरन ये बता दूं कि जो ऐलानात किए गए हैं ज़राई शोबे के हवाले से, वो नाज़रीन के इल्म में लाना भी ज़रूरी है और आप भी उनको ज़रा सुन लीजिएगा कि जो आज बजट तकरीर में ऐलान किया गया है उसमें कहा गया है कि 12.5 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों के लिए ज़राई कर्ज़े पर मार्कअप 15% से कम होकर अब 9.9% करने की तजवीज़ है इस बजट में। और 2016-17 के ज़राई कर्ज़ों का हदफ जो था वो 700 अरब था, जबकि इस दफ़ा ज़राई कर्ज़ों का जो हदफ तजवीज़ किया गया है 2017-18 के लिए वो 1000 अरब रुपए हो गया है। खाद की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए भी कुछ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें DIP खाद पर GST जो है वो 400 रुपये से कम करके 100 रुपये फ़ी बोरी किया गया है। ज़राई ट्यूबवेलों के लिए 5.35 रुपये फ़ी यूनिट की रियायती कीमत बरकरार रखी गई है। दरामदशुदा सूरजमुखी और कैनोला के हाइब्रिड बीज पर GST ख़त्म किया गया है। तो ये तो कुछ ऐलानात थे जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से थे। आप क्यों एहतजाज कर रहे थे और आप इन ऐलानात से मुतमईन हैं, इन तजावीज़ से जो बजट में पेश की गई हैं? जी ऐसे है कि ये ऐसे ऐलानात ऐसे ही हैं जैसे पिछले साल इसी बजट तकरीर में हुए थे कि 341 अरब रुपए किसानों को दिया गया है, लेकिन वो 341 अरब तो बहुत दूर की बात है, वो 100 का हिस्सा नहीं है। 41 अरब भी उसमें से किसानों को नहीं मिले। अब जो किसान इस दफा किसानों ने गवर्नमेंट को बहुत अच्छी वीट और मकई के हवाले से एक अच्छी पैदावार दी है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि इंडिया के साथ एरिया को से कपास दरामद कर ली गई और मकई जो है उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी गई है। अफगानिस्तान को भी उसके बॉर्डर सील हो गए। इसी तरह
जो हमारे वीट है वो भी हमारी जो 1300 रुपए ऐलान था उसमें से 1100, इस वक्त भी मार्केट चेक करें 1100 रुपए किसान बेचने पे मजबूर है। तो हम ये नहीं कहते कि ये इंटरनेशनली तिजारत बंद की जाए, हम कहते हैं ये तिजारत जरूर करें लेकिन हमें लेवल प्लेन फील्ड दें ताकि हम भी हमें भी वही कास्ट पड़े जो इंडिया के किसान को पड़ रही है, जो बांग्लादेश के किसान को पड़ रही है, या जो किसी दूसरे मुल्क के किसान को पड़ रही है। ऐसे है कि हमारे किसान को जो कास्ट गन्नम की 1 एकड़ पे 30,000 रुपये खर्चा आ रहा है, वही इंडिया के किसान को वही खर्चा 10,000 रुपये आ रहा है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जो इनपुट्स दुनिया में कहीं भी GST नहीं है जरी मुदाखल पे, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसपे जरी मुदाखल पे GST बेपनाह दिया गया, जिसकी वजह से कास्ट बढ़ गई है। तो आपका जो आज एहतजाज था तो वो किस लिए था, और क्या ये बजट की तकरीर जो आपके एहतजाज के बाद में हुई वो आपके उन मुतालबात को कंसिडर करता है या इस तकरीर में? बिल्कुल नहीं करती। हमारा मुतालबा था एक GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज जो लगाया गया है 400 रुपए पर बैग, उसका कोई भी तुक नहीं बनता कि वो किसान उसका अदा करे, और वो अगर उसको सिर्फ उसी को विड्रॉ कर लिया जाए तो हमारा 400 रुपए पर बैग जो वो कम हो सकता है। इसके साथ साथ 27 से 27.5% जो GST लगाया गया है यूरिया पे और DAP पे। अब वो जो सब्सिडी थी जो अभी आज 100 रुपए उन्होंने की है, वो पहले 300 रुपए सब्सिडी दे के 500 रुपए हमसे टैक्स ले रहे थे। अच्छा, अभी वो सब्सिडी भी खत्म कर दी है और उसमें सिर्फ किसान को कोई सिर्फ फिगर चेंज होगी, क्योंकि डार साहब एक बहुत बड़े वो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है, तो वो इसको बिजनेस का हेर तो उसमें जरूर कह सकते हैं, लेकिन किसानों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये 100 रुपए की बोरी तो कर दी है ना, ये DAP पे जो GST है वो 400 रुपए से कम करके 100 रुपए फी बोरी कर दिया, ये तो एक बहुत बड़ा फर्क नहीं है। नहीं सर, उसमें जो इसकी जो सब्सिडी थी 300 रुपए वो खत्म करके 400 रुपए कम किया है। उसमें हमें सिर्फ वही 100 रुपए फिर वही पड़ रहा है जो हमें पहले था। पहले सब्सिडी भी थी जी, आप देखेंगे कि इससे DAP की कीमत 1 रुपया भी कम नहीं होगी। चले ये इसके ऊपर भी हम राय ले लेंगे। हमें बहुत शुक्रिया, आपने अपना गिरबान को वक्त दिया और किसानों का जो नुक्ता नज़र था इस बजट के हवाले से वो भी पेश किया। मैं चाहूँगा पहले तो कैसर शेख साहब से आपसे ही एक मौक़िफ़ ले लें, चूँकि अभी एक चीज़ सामने आई है किसानों के हवाले से, जिस किस्म के पहले भी ऐलानात हुए, एक तो उस तरह के वो कर्ज़े दिए नहीं गए, 340 अरब रुपये का जो ऐलान हुआ उसमें बकौल चौधरी साहब के जो आपने सुना सिर्फ 40 अरब रुपये के कर्ज़े बांटे गए। दूसरी तरफ जो है अभी भी जो रियायत बज़ाहिर दिखाई गई है वो अमली तौर पे वो है नहीं, क्योंकि सब्सिडी विड्रॉ की गई है DAP के ऊपर। जी, जैसा कि आपको पता है मुतीउल्लाह जान साहब कि मैं नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन, और मेरे साथ तमाम पार्टियों के 21 मेंबर हैं, और सबसे ज़्यादा इस साल हमने काम एग्रीकल्चर पे किया है। पूरा फुल फ्लेज कई मीटिंग्स किए हैं, उसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाया, ज़राई तरक्याती बैंक को प्रेसिडेंट को बुलाया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये हमारा रेजोल्यूशन था जो ये हमने कहा ना कि मार्कअप कम करें, क्योंकि हमने रेट मंगवाए इंडिया से कि उनका मार्कअप रेट क्या है, श्रीलंका का क्या है, बांग्लादेश का क्या है। हमारे यहाँ छोटे काश्तकारों को 14 से 16% रेट लग रहा था, और हमने ज़ोरदार रिकमेंडेशन की। इंडिया में क्या था? इंडिया में 7-8-10% है। या हमने ये फुल रिकमेंड की थी, और मुझे खुशी है देखो ना कि ये हमारी मेन जो रिकमेंडेशन इस साल की थी ना हमारी फाइनेंस कमेटी की, और उसको हमने रिकमेंड किया। वो कहते थे हमारे खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि छोटे कार को देने में, उसको रिसीव करने में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत है, लेकिन हमने कहा कुछ हम नहीं मानेंगे क्योंकि इस तरह हमारी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ सकती। तो एक बहुत बड़ा काम आज हुआ है, बहुत बड़ा काम। ये जो आज एहतजाज, पहले देखें ना ये पहले किधर थे, मेरा भी जो मैं भी जिस इलाके से आता हूँ चनियोट, वो काश्तकारियों के इलाके पर 65% बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर। मतलब वो कहते हैं कि ऐलान तो कर दिया जाता है, कर्जे दिए ही नहीं जाते, तो मार्कअप कम भी हो गया। ये सब गलत कह रहे हैं जी। बात देखो ना, जो हकीकत की बात कहे ना, किसी न किसी पार्टी ने आज मोटिवेट किया, नहीं तो आज
ये एहतजाज करने का कोई तुक चलें, नहीं। आपके आप पहले शुमार बजट देख क्या? लेते, पहले मैं बजट आपसे पूछ लेता हूं। बजट नहीं, मैं कहता हूँ इनको चाहिए था कि बजट देख के थे, 2 घंटे पहले एहतजाज करने का कोई तुक है? मुझे ये बताइए 340 अरब का जो किसान पैकेज का ऐलान हुआ था उसमें से कितने अरब रुपए मैं बता रहा हूँ, जब हमारी हुकूमत आई ना जी, उस वक्त 370 अरब रुपए टोटल कर्जा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। 4 साल में हमने इसको, इस साल अब 1000 अरब कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा, और पिछले साल 700 अरब हुआ है, तो एक साल में 40% हम कर्जा बढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा इंसेंटिव है एग्रीकल्चर किसान को। पैकेज था उसके 340 अरब रुपए में से कितना डिस्पर्स हुए? वो तो सारा डिस्बर्स हुआ ना, 700 अरब हुआ पीछे, और अब 1000 कर रहे हैं। मैं और उसके अलावा बताऊं, कहते हैं ना, बताइए सब्सिडीज कोई मकसद नहीं था, सब्सिडीज तो हमने दी थी। ठीक है। एक्चुअल सेल टैक्स, ये बात भी हमने रिकमेंड की है कि सेल टैक्स बंद करो। आप सब्सिडी का नाम क्यों देते हो? आप सब्सिडी इनपुट पे सेल टैक्स खत्म करो। और ये हमारी तजवीज़ पे, ये भी स्टैंडिंग कमेटी पे, देखिए ना, सब्सिडीज का मतलब तो ये है कि किसी को फेवर देने वाली बात। हालांकि सेल टैक्स लगाना, यूरिया, तमाम पार्टीज मुत्तफिक हुई, तमाम पार्टियां मुतफिक हैं। और मैं मुझे और टाइमिंग की, देखिए ना, इन्होंने एहतजाज करना था आज से महीना पहले, 15 दिन पहले कर लेते। आज 2 घंटे पहले जब हम काम इनका करें, और हम इतना काम कर रहे हैं इन पे, मेन हमारा जो बाकी, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, वो सारे एग्रीकल्चर के एमएनए मुझे कहते थे कि आप कमाल आपने कर दिया कि आप हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कर, क्योंकि उन पर ज्यादती हो रही थी। मैं मानता हूँ कि इनके, लेकिन ये अभी आज तो जो बहुत बड़ा काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करें। अब अगर हर काम को ही अगर काम करो तब भी उसकी मुखालफत करनी है, तो फिर तो कोई बात बनती नहीं। जी सबुर गयूर साहब, आप इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो इंसेंटिव इस बजट में आए, आप इनको कैसे देखते हैं? कितने ये सॉलिड हैं ये जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं? पिछले साल शायद ये बैठ के हमने डिस्कस किया था कि ज़राअत के अंदर एक्स नंबर ऑफ इंसेंटिव्स दिए गए, ट्यूबवेल्स पे फॉर एग्जांपल था, और वो जारी हैं वो सबसे। तो उसके बाद ज़राअत, उसका इम्पेक्ट आपने देखा ज़राअत के ऊपर कि उसकी जो ग्रोथ है वो 3.3% प्लस बढ़ गई। ठीक है। उसके अंदर जो 4 कमोडिटी, जो 4 मेन क्रॉप्स हमारी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। तो जहाँ और वजूहत होंगी, एक वजह तो ये भी होगी ना, इसको हमें मानना चाहिए। जहाँ देखिए सवाल ये कि जहाँ कोई तारीफ़ की बात है वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए, जहाँ गलत बात है वहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉइंट उन्होंने कहा, जो पैकेज जो है किसान का, उसमें इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसको देखने की ज़रूरत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ कर्ज़े की फराहमी की बात है, 12 एकड़ पे 9.9% कर दिया गया है, जब उस पर जो 400 से 100 रुपये कर दी गई है, तो ये तो मेरा ख्याल है वो एक्शंस हैं जिनको हम सबको इसको काबिल तारीफ समझना चाहिए। अगर लेकिन जो डेटिकेटी में अगर जाना है तो वहाँ जहाँ मसले होंगे देखने चाहिए। मगर क्या ये वो टारगेट था कि जब ये पैकेजेस या इंसेंटिव एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए जा रहे थे लास्ट ईयर, तो क्या ये हमारा टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का? कुछ तो हुआ, समथिंग लेस देन 1% से आप 3.4 पे ले आए हैं ना। सही, तो ये पहले से बड़ा है ना कि नहीं बड़ा? जब ये बड़ा है इसका मतलब है कि हम उस तरफ ग्रो कर रहे हैं, इसको हमें मज़ीद स्टेबलाइज करना है। इसका फ़ायदा देखिए, एक ज़राअत सेक्टर के बड़े बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं। अब जब लार्ज स्केल पे जब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि वहीं एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी होंगी, सारी बातें हैं, लाइवलीहुड के सोर्सेज वसी हुए होंगे। सेकेंडली इसका ये जो फॉरवर्ड इम्पैक्ट हो यही कि जो चेयरमैन साहब ने जो कहा था, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं टेरी के, वो इंपोर्ट कर ली गई थी कॉटन एक्सपोर्ट के कहीं से, अफगानिस्तान जाने नहीं दे तो रहे थे। उसका मतलब ये कि उसमें कमी आ जाएगी। जब आपके यहाँ अवेलेबिलिटी होगी चीज़ की तो बाहर से क्यों मंगाया जाएगा? लेकिन प्राइस और प्राइस डिफरेंशियल तो होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। वहाँ प्रोडक्टिविटी की बात है, यानी कि वो मामला बेसिकली फिर एफिशिएंट फार्म मैनेजमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से टेक्निकली नहीं। चलें, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी हो गया, और भी बहुत कुछ अहम ऐलानात हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ खजाना इसाक डार की बजट तकरीर के हवाले से, और हमारे साथ ताजर के नुमाइंदे शर्जील मीर भी मौजूद हैं, सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। शर्जील मीर साहब, बतौर ताजर आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? और हमेशा से हुकूमत को भी ये शिकायत रही है कि ताजर हजरात टैक्स नहीं देते, तो फाइलर्स के लिए तो कुछ इंसेंटिव हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किए हैं, नॉन फाइलर्स के लिए मज़ीद मुश्किलात भी होंगी, तो क्या देख रहे हैं कि क्या रेवेन्यू टारगेट्स जो रखे गए हैं वो अचीवेबल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर तो हम कंपेयर करेंगे इसको 2013 से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा बजट है जी। ठीक है, हमारी जहाँ तक हमें बेहतरियाँ हैं कि सेहत का बजट बढ़ गया जी। आपने देखा कि इन्होंने डैम्स के लिए
पैसे मुख्तस किए, उससे ये होगा कि हमारी एनर्जी जो सी बेहतर होगी, इंडस्ट्री बूस्ट करेगी और हमें ताजरों को फ़ायदा होगा। अब अगली बात करते हैं कि आपने टैक्सेस पे आ जाए। देखिए बड़ी अजीब बात है जी कि इस पाकिस्तान के अंदर 40 लाख फाइलर्स होने चाहिए जी, ठीक है जी। आज 12 लाख फाइलर जो इसाक डार साहब खुद फरमा रहे हैं, इसमें से 7 लाख सैलरी पर्सन है जी, बाकी जो से ना वो ताजिर है। अब टैक्स को ब्रॉड करना वो मेरा काम नहीं है जी, वो हुकूमत का काम है। अब हुकूमत क्या करती है इसमें, वो जो टैक्स गुजार हैं उन्हीं पे बोझ डालती रहती है। अब ये क्या चाहते हैं कि क्या वो टैक्स गुजार भी जो है ना वो खत्म हो जाए। इसमें क्या बोझ डाला है? मैं बताता हूँ इसमें क्या इजाफी मैं बता रहा हूँ ना, बोझ डाला है टैक्स 3521 अरब रुपया रेवेन्यू इन्होंने कहाँ से इकट्ठा करना है जी। ठीक। इनके पास कौन से टैक्स गुजार और मौजूद हैं ये बताएंगे अभी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 0.6 इन्होंने लगाया विद होल्डिंग टैक्स जी। इन्होंने उसके साथ एमनेस्टी स्कीम में आपको पता है कि दी थी और उन्होंने फरमाया था कि हमारे इस बजट में नहीं लगाया, लास्ट टाइम जी। और इन्होंने कहा था कि हम इस एमनेस्टी स्कीम से 10 लाख फाइलर्स लेके आएंगे जी, ठीक है जी। टोटल ये 3000 फाइलर्स ला सके जी। वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम 3000 जी। अच्छा। वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल पिट गई जी, पिट गई वो। तो इनको चाहिए था 0.6 विद होल्डिंग टैक्स इनको खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ताजरों का लेन देन बैंकों के साथ इनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया जी। देखिए ना हमारे ताजर बाज ऐसे हैं जी जो आपके मिल से माल आया आटे का और आटे का 10 लाख का ट्रक है, उसने 10,000 रुपया सिर्फ नफा लिया और आगे बेच दिया। आपने यही बातें की थी, मुझे याद है। लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहूंगा, ये 3521 अरब रुपए का रेवेन्यू जो कलेक्शन करेंगे ये कहां से लेके आएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल में इसका जवाब पहले हम ले लेते हैं। बिल्कुल जी। कैसर अहमद शेख साहब, कहाँ से पैसा आएगा? नहीं 3500 नहीं, इस बार तो हमने 4000 अरब रखा है। 3500 से हमें आ गया है, इस बार आ गया है। इस दफा जो आया जो हमारा टारगेट था 4000 अरब, हमारा टारगेट था 3600, कुछ 50-100 अरब कम होगा। अभी तो टाइम है ना, 4000 अरब अभी तो हमने 4000 अरब कहाँ से लाएंगे? ये तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब पीपल पार्टी से हमारी हुकूमत टेक ओवर हमने किया 2013 में, तो उस वक्त पीपल पार्टी का रेवेन्यू 1960 था। तो हम तो हर साल 15, 16, 17% बढ़ा रहे हैं। देखिए ना पिछले साल 3100 हुआ, पिछले साल 3100 हुआ और इस साल हम 3500 से ऊपर कर रहे हैं। तो अगले साल हम 4000 करेंगे। ये तो होकर 3 साल से हम बढ़ा रहे हैं। देखिए आपने जब पिछले साल टारगेट रखा था तो 0.6 का जो आपने टैक्स लगाया था 10 लाख टारगेट, मैं वो अलग चीज मैं वो 10 लाख से 3000 ये मेरा सब्जेक्ट है और मुझे थोड़ा टाइम देना तो वजाहत तब होगी। जी बता दें। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक फैमिली भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ताजरों से इतनी करीब हो। मसलन मैं आज से 30 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था, ठीक है, और मेरा बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा है, और मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इतने करीब हैं ताजरों से, हम ताजरों को नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। मेरे से ज्यादा, मेरी फैमिली से ज्यादा किसी ने ताजरों की नुमाइंदगी। इनका गिले का जवाब, वही तो मैं गिले का जवाब दे रहा हूँ। हम लोग ताजर ही है ना, ये भी ताजर है, मैं भी ताजर हूँ, मैं ताजर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक है सर, बात ये है कि मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में हम आया ना, तो हमारा मेन इंटेंशन ये था कि हम डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएं और टैक्स नेट में लोगों को ज़्यादा लाएं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना, ये इतनी आला स्कीम है जो हम लेके, और ये मैं सिर्फ नहीं, वो 3000 वाली तो गलत स्कीम थी, वो हम नहीं लाए। स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से हम जो बैंकों को, वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं 3000 जो है हमारी नाकाम हो गई, हमारी नाकाम हो गई। फिर वो 0.6 वापस क्यों नहीं लिया? नहीं, वो 0.6 तो अलग स्कीम है ना जी। ये तो नॉन फाइलर के बैंकों की, मेरी बात सुनिए, जो वो नाकाम हो गई, हमारी स्कीम बहुत कामयाब हुई है। ठीक है, वो क्या हमने स्टैंडिंग कमेटी में स्कीम दी। देखिए FBR के लोग करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं। मैंने उनसे पूछा आते ही, मैं 1.5 साल पहले मैंने ये चार्ज लिया है स्टैंडिंग कमेटी का, इससे पहले हमारे दूसरे दोस्त चेयरमैन थे, तो मैंने FBR वालों से पूछा कि आप ये जो सारा कर रहे हैं, किसी को कुछ नोटिस भेज, लाखों नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है, वो सारे नोटिस पराल इन्होंने एक बनाई जिसमें करोड़ों रुपए तनख्वाह लग रही है। तनख्वाह तो हो गई, वो उतने रुपए आधे भी वसूल जितनी तनख्वाह भरी है। आपकी स्कीम क्या है? वो मैं बता रहा हूँ। वो स्कीम पहले इनकी क्या थी कि किसी का बड़ा घर है उसको नोटिस भेजो, किसी का नए टैक्स वालों को पकड़ने के लिए, किसी कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता है उसको नोटिस भेजो, जो बाहर ज़्यादा ट्रैवल करता है उसको। मैंने इनको एक चूरन, मैंने कहा जी मैं आपको बिजनेस का चूरन देता हूँ, आप छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैंने कहा कि हम सब माल बेचते हैं, मतलब मैं अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, करोड़ों रुपए के मुझे लोग ड्राफ्ट और टीटियाँ भेजते हैं, वो सारे ड्राफ्ट और टीटी
खुद बता रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ये इन जैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बताते हैं आज से नहीं 50 साल से जारी है। मैं बिजनेस में हूँ 51 ईयर से, उसका एक पैसा भी नहीं, फाइल भी नहीं करते, हालांकि हर सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास बैंकों में है, तो ना फाइल करते हैं ना टैक्स देते हैं। मैंने इनसे कहा जी कि हम ऐसा करते हैं कि ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाते हैं, और जो फाइल करना चाहते हैं फाइल कर दो, उसको एक पैसा भी नहीं लगेगा। फाइल कर दो ना, बता दो, जब करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हो तो भाई को टैक्स दियो ना। ये कैसे है कि करोड़, और तो हुआ तो हमने लिया ना आज बहुत बड़ा। मैं इस साल क्या हुआ, इस साल पिछले साल का डायरेक्ट टैक्स, ये मैं बहुत बड़ी आपको बात कर रहा हूँ, किसी मीडिया पे हर एक जगह ये कहा जा रहा है, दो चीजें, एक तो फाइलर नहीं बढ़ रहे और दूसरा आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हो। हमारी स्कीम से ये स्कीम, और दूसरी मैंने स्कीम दी है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी पे पहले बिल्कुल टैक्स नहीं था। क्या होता था कि 10 लाख रुपए, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कराची में 10 लाख पे ट्रांसफर हो जाती थी, उससे हुआ 11 करोड़ दुबई शिफ्ट कर गया सारा सरमाया। कोई शिफ्ट नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ा टैक्स मिला। मैं तो रियलिटी, मेरे भाई आप अपनी बात कर लीजिएगा, मेरी बात सुन लें, मैं नहीं बोलूंगा आप जब बोलेंगे। इस साल हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो 880 अरब से 980 या 990 अरब डायरेक्ट टैक्स मिला है। ठीक है, 100 अरब रुपए इन स्कीमों से नए बंदों ने टैक्स दिए। अच्छा हुआ क्या, देखिए ना, एक ये कहते थे ज्वेलर है वो टैक्स नहीं देता, दुकानदार टैक्स नहीं देता, अब ये सारे बैंक में पैसे रखेंगे ना, जब बैंक में पैसे रखेंगे तो कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, घर तो नहीं रख रहे, मतलब इसका पोटेंशियल 100 अरब रुक गई हमारा तो, हाँ 100 अरब तो अभी लिया ना, हम पोटेंशियल 100 नहीं है, ये तो पहले साल लिया, अभी देखिए। अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं, कुल हमारे 10 लाख असेसी थे, ये भी बस मेरी बात खत्म मेरी बात खत्म होने वाली, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, उसमें से तकरीबन 6.5 लाख जो है वो थे सैलरी वाले, ठीक है, 3.5 लाख एसएससी थे। अभी हमारे एसएससी 1 लाख बढ़ गए हैं, उनसे 2 बढ़े, 2 बल्कि 12 लाख, 12 कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 12 हो, 2 बढ़ गए मेरे हिसाब में 12, 2 है तो मेरी 2 है तो और अच्छा हो गया। ठीक है, मेरा मकसद है अगर 3.5 लाख की से लाख बढ़ जाए तो 33% टैक्स पेयर बढ़ गया ना। ठीक है, अगर 2 बढ़ गए तो 70%, पूरे जो 70 साल में टैक्स पेयर थे ना, जो 70 साल में एसएससी थे, मैंने 1 साल में स्कीम से टैक्स पेयर के फीसद आप जो 28 लाख हैं वो देखें नहीं, नॉन सर 28 लाख जो रह गए, मेरे दोस्त, मेरी बात खत्म हो रही है, फिर आप देखिए ना, मेरा आप बात थोड़ा सा करेक्ट कर लो, नहीं करेक्ट, आप अपनी जगह अपने वक्त कीजिए। देखिए बात ये है कि हमारे पास 10 लाख के करीब लगभग टैक्स पे ही थे, 6.5 लाख उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या सैलरी तबका थे, 3.5 लाख के करीब थे। अब सर हुआ क्या, अब हुआ ये है कि मेरे हिसाब से लाख सवा लाख बढ़ गया, ये कहते हैं, और ये अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये 33% बढ़ना है, और ये बस बात खत्म होने वाली। ये 70 साल में 5% भी नहीं बढ़ा सके, 70 साल में अरबों रुपए तनख्वाहें ली हैं इन्होंने तनख्वाहें ली हैं FBR ने, और लोगों को छापे मारे हैं, लोगों को डराया है, लोगों से रिश्वतें ली हैं, बढ़ाया कुछ भी नहीं है। और मैंने बगैर एक पैसा लिए, बगैर किसी छापे मारे, मैंने 33% एसएससी जो फाइलर है बढ़ा, और बढ़ेंगे। चले जी, और बढ़ेंगे। मैं पहले सबूर साहब से, सबूर साहब जो टैक्स नेस्ट को वाइडन करने का जो टारगेट अब रखा गया, या जो रेवेन्यू टारगेट अब रखा गया, ये कितना रियलिस्टिक है, और क्या इससे ज्यादा भी हो सकता था, और कितना एम्बिशियस होना चाहिए गवर्नमेंट को, पोटेंशियल कितना है? जो शेख साहब ने कहा है, ये तो इतना फोर्सली आर्गू किया है, सही है। मेरा जो परेशानी मुझे ये है कि जब तक जो वॉल्यूम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ते बढ़ते फैलता जा रहा है, उसकी वजह से टैक्स नेट में वो जो चीज़ें आ चुकी हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो आपके इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ आ चुकी है। तो इसका मतलब है वो बेसिकली टैक्स जो है वो गरीबों को अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, या गरीबों की जो जिसको परचेजिंग पावर है उसको घटाता रहता है। तो अब ये देख रहे टैक्स एक दिन में, एक साल के अंदर टैक्स को आप कोई मुआवजा ही होगा तो आप 2 मिलियन 3 मिलियन कर दें, लेकिन प्रोसेस तो शुरू करें। प्रोसेस मेरी नज़र में नहीं, मेरी नज़र में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा, इसको फोर्सफुली काम करें। जैसे इन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने 2 लाख बढ़ा लिए, 1 लाख वीज़ा बढ़ा लिए, आप तो इतना आगे जा रहे थे, वो तो रह गए ना। तो इसका मतलब है कि वहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स की इन्होंने बात की, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कम हो चुकी हैं, सेल डीड अब बाकायदा रजिस्टर नहीं करवाई जा रही है। उससे पहले भी बढ़ गई, ये बाकायदा फिगर है, पहले से बढ़ गई है। नहीं, अब देख, अब आप मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी वक्त नहीं बोल रहे थे, आप ठीक, लेकिन बढ़ गई, इंसाफ का तकाजा ये है यही। लेकिन फिगर आप ले लीजिए, फिगर को गलत रखें आप, मैं आपको अब आपने उस सेक्टर को जो कि ग्रो कर रहा था, थ्राइविंग सेक्टर था,
कंस्ट्रक्शन का, और उसमें लोग घर बना के बेचा करते थे। अब उन्होंने उसको होल्ड पे रख लिया है। ये वो बेच रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेल डीड कर रहे हैं सिर्फ वो लोग, जो कोर्ट में नहीं जा रही है। कोर्ट में अगर जाती है तो बाकायदा रजिस्टर होती, हुकूमत को पैसे मिलते हैं वो। तो एक खाम-खा का आपने एक प्रेशर बॉय डाल दी है उसके ऊपर, जहाँ से ये से कह रहे हैं मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल इतना है आपको उसमें इतना मिल रहा है, फ़ायदा क्या हुआ उसका? और आप उसे अचीवमेंट कहते हैं। नहीं चले, इनकी नज़र में होगी, मैं इसको मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने तौर पर कहता हूँ मुझे शायद वो नज़र नहीं आ रही है। ये इसकी वजह क्या है? बेसिकली क्या ये इनकॉम्पिटेंस है, क्या ये कमजोरी है, क्या ये सियासत है, क्या है? सियासत प्लस इनकॉम्पिटेंस प्लस इग्नोरेंस, तीनों मिला के आप कर लें इज इक्वल टू लो टैक्स बेस है हमारा। नोटिस वो लगातार कहते आ रहे हैं, अब सुनते आए कि जी 2002, 3, 4, 5 से ये टैक्स रेट बढ़ाएंगे। हम पिछले बजट में ये बात की थी कि ये टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, नहीं बढ़ा गया, इसको देखने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद इस बजट के अंदर पॉजिटिव बातें भी हैं। ये नहीं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि आइंदा माली साल के बजट की तकरीर के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शजील मीर, जो सदर है मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। शजील मीर साहब, ये टैक्स नेट को वाइडन करने की बात तो हर साल होती है, और हर दफ़ा हम यही सुनते हैं कि अब लाख बढ़ गए हैं टैक्स देने वालों की तादाद, जिसमें से 7 लाख तो तनख्वाहदार मुलाजिम होते हैं जिनकी तनख्वाह से काट लिया जाता है वैसे भी, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अलावा हैं। मुझे ये बताएं कि आप बतौर ताजर जो हैं, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि ताजर भी तो टैक्स देना नहीं चाहते और चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं? देखिए मैं और ये बात भी दुरुस्त है कि जो स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की, उस स्कीम के आने के बाद टैक्स की अदायगी में इजाफा हुआ। इट मीन्स के ताजर जो है मजबूरन टैक्स देते हैं, वॉलंटरली नहीं देना चाहते कोई भी। दरख्वास्त ये है जी कि मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल ताजरों में से ही हैं, लेकिन आज एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं जी, ठीक है। ये कह रहे हैं जी कि वाकईतन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद 1.25 लाख टैक्स जो है वो बड़ा ताजरों का। आपने कंपेयर करना है, देखें 30 लाख 33 लाख ताजर टैक्स नहीं दे रहे थे, उसमें से 1 लाख 2 लाख ने टैक्स देना शुरू कर दिया, तो रेशो निकलेगी जो 33% रेशो निकाल रहे हैं ये 3-3.5 लाख से नहीं निकलेगी, ये 33 लाख से रेशो निकलेगी तो 1% भी नहीं बनती जी, 1%, ठीक है जी, जो असूली बात है। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि टैक्स इकट्ठा करना, देखो हर चीज हम मिनासिब को हमारी तरबियत की जरूरत है जी, मैं आपको बिल्कुल कोई खुद टैक्स नहीं देगा जी, टैक्स कलेक्शन करना FBR का काम है जी, गवर्नमेंट का काम है जी, ठीक है जी। हम बारहा ये बात कह रहे हैं इनको कि जो टैक्स गुजार है उन पे बोझ मत डालें, तरीका हम बताते हैं आपको, काम आपने करना है। हमने इनसे ये बात कही कि सबसे पहली बात है टैक्स को प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना जी। आप जो हर वक्त हमें टैक्स चोर, ओ भाई आपकी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ताजर दोस्त हुकूमत रही है, और आपके साथ ताजरों ने हमेशा फेवर से आपके फेवर किया आपकी। अब बात ये मैं दे रहा हूं आपको, एक तो प्रोडक्ट बनाए इसको जी, ठीक है जी। दूसरा ये कि आप तमाम प्रोडक्ट बनाए, तो खुल के बात करें, मतलब प्रोडक्ट ये बनाया जी, आपको हमें फैसिलिटेट किया जाए ना, हमें इज्जत, हाँ जब देखें हमें ताजर चोर कहा जाता है जी, हमें इज्जत से हमारे इज्जत दी जाए हमें। एक बात, दूसरी बात ये हम खुद कह रहे हैं कि हम टैक्स ब्रॉडनिंग में आपके साथ शामिल होते हैं, बता देना कमर्शियल मीटर्स, तमाम जगहों पे कमर्शियल मीटर्स मौजूद है जी, आजकल कंप्यूटराइज डाटा मौजूद है जी, तमाम कमर्शियल मीटर्स को नोटिस जारी करें और NTN नंबर मंगवाएं उनसे, जिसका NTN नंबर हो उसको छोड़ दिया जाए, जिसका NTN नंबर ना हो उसको टैक्स नेट में शामिल कर लिया जाए जी, ठीक हो गया जी। 33 लाख लोग शामिल होंगे जी टैक्स नेट में, ठीक हो गया जी। अभी मेरी पूरी बात हो जाए, जो ये बात कर रहे हैं ना जी, ये जबरदस्ती टैक्स देने वाला है, ये हैरस करता है इंसान को। ये कह रहे हैं कि बैंक में बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन हो रही है जी, ताजर बैंक में ट्रांजैक्शन इंतहाई कम होगी है जी, इंतहाई कम होगी जी। दूसरी बात, जो रियल एस्टेट पे इन्होंने टैक्स लगाया, आप यकीन करें उन्होंने अब रजिस्ट्रेशन करवाना छोड़ दिया और पैसा यहां से शिफ्ट हो गया, मैं बात हो गई, देखे ना वो दुबई चला गया जी। इनको चाहिए ये कर सकते हैं, ये ताजर दोस्त हुकूमत है, ताजर इनकी फेवर में है, क्यों नहीं करते? हम खुद चाहते हैं ये करें, क्यों नहीं करते? अदारों के हाथों मजबूर है जी। कौन से अदारों के हाथों? सारी बात है, जो इनका अदारा कलेक्शन वाला अदारा, इनको जोर से बाय फोर्स इनको कहना चाहिए कि भाई आपने कमर्शियल मीटर्स को जोर दे के उनसे निकलवाना। चलें बस इस यहाँ पे रोक लेते हैं शेख साहब, क्विकली कमर्शियल मीटर्स की बड़ा आसान सी बात है। लेकिन पहले तो ये बात पूरे यानी हमारी हुकूमत को आए 4 साल हुए, इससे पहले 66 साल में टोटल टैक्स जो वसूल हो रहा था 1940 अरब,
हमने 4 साल में 1940 को डबल से ज़्यादा कर दिया 4 साल में। सर ये तो कोई डबल नहीं हुआ ना सर। क्यों नहीं ये हुआ? देखें ना, आप टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के इस दौर में भी आप डबल पे ही हम खुश हो रहे हैं, ये तो मुनासिब मैं नहीं। खुश नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल में हमारे सारे FBR वाले, सारे अफसर जो करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, बात जरा कोशिश तो करें। बजट भी बहुत मामूली होते थे ना नहीं, सर। 4 साल की, मैं को 50 साल की बात तो नहीं कर रहा। बारह 4 साल में जो तजवीज़ 4 साल में अगर डबल होता रहता तो आज तो हमारा देखिए सर पता। ठीक है, वो होगी, इन्होंने जो तजवीज़ ये दी जो उस पे आप तजवीज़ क्या- है कि कमर्शियल मीटर पे कर दें, ये कमर्शियल मीटर देखिए हमारा टैक्स का जो रेट है ना, एक इंडिविजुअल पे 4 लाख है, उसकी नेट इनकम हो ना तब टैक्स बनता है। एक कंपनी है उसमें 2-3 पार्टनर होते हैं, 12 लाख हर कमर्शियल को कर दें, वो टैक्स पेयर नहीं है। तो सर, वो BTL में आ जाएगा। बंदे का 20,000 रुपए BTL बिल में आ आ रहा है जाएगा। महीने का, Below tax वो income में आ साल जाएगा। में उसका जो है या 30-40 साल भी कमर्शियल का तो ज्यादा होता है। BTL में आ जाएगा। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, बिजनेस वाले का 20 तो कुछ भी ये नहीं होता बिजनेस ना। वालों से डरते हैं क्योंकि आप नहीं, business डरते friendly नहीं है, है, business friendly डरते नहीं है। है। इन्होंने, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बड़ी कोशिश की है, तो अभी ये तजवीज़ दे रहे हैं ना, तजवीज़ बिल्कुल इन्होंने हमें भी आके, हमारे हम स्टैंडिंग कमेटी में ठीक है, आए, क्या हुआ इनके फिर? पिंडी क्यों वाला- reject हुई? ये तजवीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, बात क्या है कि ये लाखों नोटिस भेजे गए, बिल्कुल करें। ये कोई तरीका तो ये है, जो टैक्स पेई है उसको पकड़े ना हम। हर टैक्स मीटर वाला, आप कहते हैं कि हर फैमिली जो जिसके पास मीटर है वो टैक्स पेयर होगा। कमर्शियल कमर्शियल तो बहुत थोड़े होंगे, कमर्शियल हैं ही फ्रेम ये थोड़ों को भी कर दें। हाँ, वो कर देते वो भी हैं। नहीं हुआ। वो नहीं हुआ तो भाई मैंने तो कहा ना कि हमने तो ये डबल कर दिया, अब और ये कहते हैं कमर्शियल कर दिया, अच्छी तजवीज़ है, चलें। इसको भी देखें। चलें, ये टैक्स का मामला कोई यहाँ मतलब पे- नहीं। यहाँ पे ये तो रोकते कोई ऐसी बात नहीं, अगर ये चाह रहे हैं ये फार्मूला करें, हम करेंगे इसको। सबूर साहब, एक और अहम मसला जो है, हम जितना भी बजट बना लें उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज़ों की वापसी का होता है, गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी के हवाले से। अब तक के जो दादो शुमारे को 6124 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्ज़े हैं, हम मकरूज़ हैं। तो ये कर्ज़ों का मामला, जो हुकूमत आती है वो कर्ज़े लेती जाती है, जो मुशर्रफ दौर में लिए गए उसको पीपल्स पार्टी ने भुगता, और पीपल पार्टी ने वो उठा के जो है मज़ीद कर्ज़े लेके अब नवाज शरीफ पर डाल दिया, नून लीग की गवर्नमेंट पर डाल दिया। अब नून लीग ने जो पिछले 4 साल में कर्जे लिए, तकरीबन ये इजाफा हुआ 2013 से 4797 अरब रुपए से ये 6124 अरब रुपए पे आ गया। अब तो ये मामला तो आगे एक दूसरी हुकूमत पे डालते रहेंगे, ये बला टलती रहेगी लेकिन बला जाएगी नहीं। देखिए ये कितने पे कितना आ गया, ये जो फिगर आप दोबारा गलत फिगर बता रहे हैं, आप फिगर बताएं। ये जो 2013 के कर्जे हैं 4700, हाँ 4,000 में आप 900 कुछ कह रहे थे अब वो। जो है 6124 का तो फिगर है। टोटल 6124 और उस वक्त इसके कितने ऊपर थे? आ गए, उस वक्त कितने इसके थे? ऊपर आ गए हाँ। 2000 के ऊपर फर्क है ना, 2000 का। जी अच्छा, हाँ। वैसे एक बात शेख साहब ने कहा था ना कि टैक्स हमने डबल कर लिया है, कर्जे भी डबल के 70 साल में ना, माशाल्लाह हमने कर्जा भी 70 डबल साल में 4 साल में हमने कर्जा भी ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। वो दूसरी बात ये देखिए कर्जा कर्जा तो ये खुद बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं 6000 से लेके 20 200 हाईएस्ट कर्जा नहीं, अब मेरा तो 20% ज्यादा है, डबल तो नहीं किया, 20% हाईएस्ट कर्जा किसी भी गवर्नमेंट ने जो लिया है मौजूदा दौर में लिया गया है। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में कर्जा लेना ज़रूरी भी है, लेकिन कर्जा किसके लिए लिया गया हुआ है, किन शराइत पे लिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको आप कर दें तो पता चलता है कि हमने जो कर्जा लिया है बहुत ही कड़ी शराइत पे लिया हुआ है। जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लेबर प्लस 4 to 5% प्लस जो इंश्योरेंस प्रीमियम वो लगा कर रखा हुआ है 7-8% का, तो वो इतना ज़्यादा हुजम पड़ जाएगा किसी कर्जे का, और ज़्यादा मकदार में इतना कर्जा लिया जाएगा ऐसी शराइत के ऊपर, तो जब वापस करने की बारी आएगी तो उस वक्त हमें बेहतर ज़्यादा मसले आ जाएंगे। तो उसमें ये कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कर्जा किस चीज़ के लिए लिया गया है, किस चीज़ के लिए लिया गया है और किन शराइत पे लिया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको हमें देखना है। पाकिस्तान में तो हमने जो मार्कअप रेट है वो 5.5% रखा हुआ है, ठीक। लेकिन ये 5.75% रखा हुआ है, लेकिन जो अब हम बाहर से कर्जा लेके आ रहे हैं, जो हमने कर्जा बेहतर ज़्यादा लिया है, उस पे हमारे जो कर्जे के इंटरेस्ट रेट बेहतर ज़्यादा है। क्या ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं आप? ये परसेप्शन की खामी है कुछ, मेरा ख्याल है। अच्छा, कि इससे और ये कर्जा- क्योंकि आने वाले वक्तों में फिर बहुत बड़े मसाइल। कल हमने वापस करना है डॉलर टर्म के अंदर, ठीक है, और हमने कमाना रुपए के अंदर है, रुपए में कमाने के बाद कन्वर्ट करना है डॉलर्स के अंदर, फिर हमने कर्जा वापस करना है। ये मुझे जवाब देना। सबसे पहले तो ये जो कर्जा हमने लिया है ना जी, हमारा उस वक्त रिजर्व था जब हमने हुकूमत संभाली $9 अरब,
आज 21 अरब डॉलर है। 12 अरब तो इस कर्जे में से 12 अरब डॉलर 16 का कह रहे हैं अभी, ठीक है। ये वो तो हमने रिजर्व बढ़ाए हैं आपने, ठीक है। वो कर्जा लेके, और रिजर्व जरूरी इसलिए थे, 9 अरब डॉलर का किसी के मुल्क के पास हो ना, यानी सही बात है। महीने 1.5 महीने की इंपोर्ट का बिल हो ना, ठीक है। तो वो कोई मुल्क इतबार ही नहीं अभी करता। 4 महीने का अच्छा, किया। ये खुद बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ना जरूर साहब के, डेवलपमेंट के लिए कर्जा अच्छी बात है। देखो, कोई मैं अपनी कंपनी के लिए भी मैं चाहूँ कि कर्जे के बगैर मैं कोई प्लांट लगा लूँ, नहीं लगा सकता, लगाना। अभी बात इनकी है रेट क्या है, मैं इस पर बड़ी रिसर्च की। आई वेंट ऑल द वे टू जर्मनी फॉर दिस, मतलब आई वॉज देयर, सो आई वेंट टू द मेन बैंक्स, उनके आइडिया लेने की। हमारा कंट्री का रिस्क इस वक्त इतना है कि कोई आपको इससे कम रेट पे महंगा कर्जा है, ये सही कह रहे हैं, लेकिन मकसद तो है कोई हमें देने को, या तो हम अपने आप की रेपुटेशन ऐसे बना। अभी तनकीद, बराए तनकीद हम लोग बैठ के हुकूमत को करते रहे, हुकूमत की इसमें सिंसियरिटी। देखिए, कर्जा अवेलेबल है, आज कोई सस्ता हमें लेके दे दे, हम वो ले लेंगे, कल और भी महंगा मिल सकता है। देखिए ना, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट जो है, अब चाइनीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट पे भी तनकीद हो रही है। हालांकि कोई मुल्क, मैं आपको अपने मेरी चाइना के अलावा कोई तैयार मैं आपको बताऊं, मैं 135 साल से मेरी फैमिली बिजनेस में, मैं खुद ही कामन था। हम जा के कोशिश करें, छोटा छोटा हमें कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आए, हमारे साथ कोई फैक्ट्री लगा ले। पाकिस्तान में हमने हालात ऐसे नहीं बनाए, तो मजबूरी ये ठीक है कि ऊंचे रेट पे है, इसमें कोई चाइना के साथ भी मजबूरी में। चाइना के अलावा देखिए ना, आज भी मैं कोरिया के एम्बेसडर से मिला हूँ आज, क्योंकि मैं पाकिस्तान कोरिया जो ग्रुप है फ्रेंडशिप का, उसका कन्वीनर हूँ, और मैं पहली बार गया था कोरिया 46 साल पहले। ठीक है ना, मकसद है कि वो कोई उनसे एक जॉइंट वेंचर भी हमने किया, लोग तैयार नहीं है। माहौल और इमेज की बात है। सबूर साहब, अभी एक और जो ऐलान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तरक्याती बजट में भी जो है, डेवलपमेंट बजट में भी 3 टाइम जो है कर दिया गया, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन बजट है, स्टंट है, या क्या, और क्यों जो है इलेक्शन से पहले इतना बड़ा डेवलपमेंट आउटले प्लान जो है आउटले किया गया? 800 अरब से ये 1000 प्लस अरब की है जी जो डेवलपमेंट बजट है, और वो देखें वो उसको एलोकेशन कहाँ का की गई है। अगर आप उसकी एलोकेशन देखते हैं तो 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हमारे हैं, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज हैं, बेसिकली उसी पे किया है ये। ठीक है, उसका ये नहीं कि दूसरों को नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कि जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनको आपने मजीद स्ट्रेंथन करना है, जिनको आपने ऑनगोइंग करना है, उसके लिए आपने इस साल भी सब्सटेंशियल एलोकेशन की है, जो मेरी नज़र में ज़रूरी थी और होनी चाहिए थी। और ये यानी कि ये मैं जैसे कहा था पहले कि बजट में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। ठीक है, मेरी नाक़िस राय में ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि ये एक कंटिन्यूटी है पिछले 4 साल की, कि जिसमें जो हुकूमत ने जो फोकस किया था, रखा था उस वक्त भी, यानी कि अक्टूबर 2013 में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, लाइव टेलीकास्ट हुई थी, तो उसमें जो बातें की गई थी वो उसके तहत ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम जो बने वो चल रहे हैं। एनर्जी के फॉर एग्जांपल, ये रोड एक्सेट्रा के जो हैं, ये मेरा ख्याल है पॉजिटिव है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट्स हैं लगे हुए हैं जल्द कंप्लीट पहुँचे। इसमें एक चीज़ और है कि 10,000 मेगावाट की बिजली जो कहा जा रहा है कि जी अगले साल तक हम इसको हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद 15,000 मेगावाट पे मजीद काम किया जाएगा, जिसमें हमारे जो सबसे बड़े डैम्स पाकिस्तान के वो हैं, तबेला फोर्ट को मजीद आगे बढ़ाना है, ये सारी बातें आ रही हैं। अच्छा, क्विकली सबूर साहब, एक तासुर ये भी है कि जो मराज याफ्ता तबका है ऑलरेडी, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविलियन सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पहले हुकूमत का हिस्सा होते हैं एक किस्म का, और जो फ़ौज है, उन लोगों के जो मुलाजमीन है फ़ौज को 20% जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, सरकारी मुलाजमीन सिविल के जो है वो 10% इजाफा हुआ है। जो आम शहरी है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी तो कम से कम जो उजरत मुकर्रर की जाती है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो आप समझते हैं कि इन अखराजात को हम आम शहरियों की तरफ भी डाइवर्ट किया जा सकता था, जो बहुत बड़े ये अखराजात हैं जो गरीब तबके की तरफ? जो सरकारी मराद इस वक्त दी गई हैं, एक तो ये कि ये देखें सैलरी इंक्रीज लाजमी होनी चाहिए और हुई है। ठीक है, अगर आप कहते हैं इन्फ्लेशन रेट 4.1% है पिछले साल का, ये इस साल का, तो आपने 10% राइज क्यों दी है? आप देखें, अगर मुलाजमों के लिए इन्फ्लेशन के हवाले हिसाब से इंक्रीज जरूरी है, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब अवाम है, उनका क्या होगा? दूसरा सवाल, दूसरा इसमें जो पहलू जो मुझे बड़ा परेशान, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनके लिए कुछ नहीं। इसमें भी एक और पहलू जो वो ये है कि मैं एलडीसी हूँ, मैं एक नायब कासिद हूँ, मेरी तनख्वाह 10% बढ़ा दी इन्होंने, ये बात है सर, उसमें अलाउंसेस भी बर्ज करके तो मेरी 10 थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 500 रुपये। दूसरी इसके मुकाबले में अफसरान मेरे बैठे हुए हैं, वो अब 18 बल्कि 20, 21, 22 के लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी तनख्वाहें तो ऑलरेडी माशाल्लाह इतनी हैं
कि उनका 10% तो और भी उसमें ज्यादा। 10% प्लस भी इतना बन जाता है। मेरे आप कहते हैं स्केल वाइज होना चाहिए इसमें कोई देखें ग्रेड 1 से 16 जो हार्ड प्रेस मुलाजमीन हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा काम करना चाहिए उनका था, तो बरात 20% देनी चाहिए थी, 25% बढ़ानी उनको चाहिए। उस हिसाब देना चाहिए था। मैंने जिनको ऑलरेडी जो खुशहाल हैं उनको मैंने मजीद खुशहाल कर दिया इसमें। इस साल ही मैं हर साल कर रहा तो हूँ। आप कह रहे हैं ब्रैकेट्स बनाने ब्रैकेट्स होने चाहिए, कोई इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई चेक एंड बैलेंस लगाने चाहिए कि अंधाधुन आप ऑलरेडी बरात याफ्ता तबका जो है दूसरी उसको बात मजीद एक और बढ़ा इसका एक और जो पहलू ये है कि जी आप इतनी ज़्यादा ये फैलाता जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप सस्टेन कैसे करेंगे अल्टीमेटली? इतना साइज बढ़ा रहे हैं आप, साइज नहीं बढ़ा रहे, उनका जो ये साइज आपकी जो बजट मनी बढ़ा है रहे बजट बढ़ा हैं, रहे हैं, expenses है, वो पूरा कहाँ से करेंगे आप? Fiscal deficit मैंने है। अब 14,000 मैंने रख दी है, वो जो मैं ग्रेड 20 का अफसर रिटायर होता है उसके लिए जो वो मुलाजिम रखता है घर के अंदर, उसके लिए 14,000 मैंने कर दिए हैं। कहाँ से मैं लाके पूरे बल्कि इसमें मुझे दिलचस्प बात ये नजर आई कि पाक बहरिया के लिए भी खसूसी मुराद का ऐलान किया गया। बहरिया के लिए वजीर दफा काफ़ी मेहरबान रहे, और क्योंकि पिछले दिनों में देख रहा था उन्होंने पाक बहरिया के अफसरान से मुलाकात भी की है फंक्शन में, तो उनके लिए अलहदा से खसूसी मुराद का जो ऐलान किया गया है बहरिया के हवाले से, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पे बताया गया कि अफवाज और सिविल मुलाजमिन की तनख्वाह में तो 10% इजाफा किया गया, और जो पाकिस्तान नेवी के मुलाजमीन हैं उनके भी खसूसी अलाउंस में जो है वो ज़्यादा इजाफा किया गया, और उसके लिए जो है कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई, क्योंकि आमतौर पर अफवाज के लिए जो है वो स्पेशली अनाउंस तो कर दिया जाता है, मगर पाक बहरिया के लिए खसूसी तौर पर इसमें जिक्र किया गया। ये बजट में अनाउंस तो कर रहे हैं काफ़ी, जिस तरह इन्होंने सब डिटेल बताई कि पहले शायद इतनी ज़्यादा नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा क्विकली आम शहरी के लिए आप समझते हैं कि इस बजट के बाद महंगाई होगी या मामलात उसी तरह रहेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन में बताया तो पहले से कमी आई बेहतरी है, आई। पहले से बेहतरी आई है जी बिल्कुल। इसमें मजीद किसी महंगाई का कोई इम्कान नहीं, तो ऐसी ऐसा बात नहीं है। तो कम से कम उजरत के लिए कैसर साहब जल्दी से बता दें, पहले 14,000 से 15,000 तो कर दी गई है, मगर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं होता। क्या थोड़ा सा मैं बता दूंगा बात। जी जी, कम से कम जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने ड्राइवरों और खानसामों की उजरत कम से कम 15,000 कर देंगे। नहीं, वो तो देखिए जो अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनी है, वो तो करते ही हैं पहले। 15,000 भी कोई ज़्यादा लेकिन नहीं, इस पे कोई- लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, आप कहते हैं आम आदमी को क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए एग्रीकल्चर जो है 50% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के बेस पे सही है ना, सही। उसमें हमने बहुत ज़्यादा मैं- कर्जों में इजाफा मैं किया माजरत और चाहता उनकी हूं। सहूलतों में इजाफा किया। बहुत इसी तरह आम आदमी की भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी वो हैं। जरूर जब फसल उगेगी तो आम आदमी भी वो खा के, जारी बात है, उसके भी जितने भी जिंदगी की जरूरियात है वो पूरी उतरे होती रहेंगी। आज के अपना अपना गिरबान से फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं कि इस बजट पर आइंदा आने वाले साल में किस हद तक अमल दरामद होता है। मतीउल्लाह जान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।